ओके, लेट्स टॉक अबाउट फेजेस ऑफ द हार्ट बीट। जो भी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको हार्ट बीट का नाम देते हैं, और ये रिदमिक होती है और ये रेगुलर होती है। इसकी एक रिदम है पूरी, और रेगुलर बेसिस के ऊपर होती है। पहले आपके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये पूरा एक रिदम बना हुआ होता है। ह्यूमन हार्ट जो है वो 72 टाइम्स तो एवरेज लिया हुआ है, लेकिन 60 से लेकर 100 तक जो है वो हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इस रेंज के अंदर तो वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। 60 से कम का हार्ट रेट जो है वो ब्रेडिकार्डिया कहलाता है, यानी वो लो हार्ट रेट कहलाता है, और 100 से ज्यादा का हार्ट रेट वो टैकीकार्डिया कहलाता है, जो कि मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकता है। अच्छा जी, जो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है इसको मिलाकर हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो सिस्टोली कहलाता है, और रिलैक्सेशन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो डायस्टोली कहलाता है। दोनों जो एट्रिया है हमारे पास वो एक यूनिट है, और दोनों जो वेंट्रिकल्स हैं वो एक यूनिट है। तो एट्रिया जो है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी ब्लड एट्रिया के अंदर मौजूद होता है वो सारा का सारा वेंट्रिकल्स में आ जाता है, और फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इसके इसके बीच जो है वो थोड़ा सा वक्फा आता है। उसके बाद वेंट्रिकल्स दोनों साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर ब्लड जो है वो इन बड़े बड़े पाइप्स के जरिए बॉडी के अंदर चला जाता है। ये वक्फा क्यों आता है एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में? तो वो इसलिए आता है ताकि अगर जिस वक्त एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी वक्त अगर वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं तो ब्लड जो है वो प्रॉपर्ली फिल नहीं हो सकेगा वेंट्रिकल में। इसी वजह से जिस वक्त एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वेंट्रिकल्स उस वक्त रिलैक्स करते हैं, तो सारा का सारा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में आ जाता है। जब ये सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में एक बार आ जाता है तो फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ब्लड जो प्रॉपर्ली फिल्ड ब्लड है वो फिर आगे जा सके। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को वेंट्रिकुलर सिस्टोली कहेंगे, जिस तरह एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को एट्रियल सिस्टोली कहते हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को वेंट्रिकुलर सिस्टोली कहते हैं, और रिलैक्सेशन को डायस्टोली कहते हैं। तो एट्रियल रिलैक्सेशन को एट्रियल डायस्टोली, जबकि वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन को वेंट्रिकुलर डायस्टोली कहते हैं। तो ये पूरा जो फेज है कि जिसके अंदर कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कभी कोई रिलैक्स कर रहा है, तो ये पूरा जो है ये कार्डियक साइकिल कहलाती है। जो नॉर्मल, अच्छा अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट होता है, यानी इस वक्त जो मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं रेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा जो हार्ट है वो 0.8 सेकंड लेता है। अगर वो 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है 60 सेकंड्स के अंदर, यानी 1 मिनट के अंदर, तो सेकंड 60 है। अगर कॉन्ट्रैक्शन भी 60 होती तो ये 1:1 का रेशो होता, यानी एक कॉन्ट्रैक्शन को 1 सेकंड लगता। लेकिन चूंकि कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है और टाइम कम है तो 1 सेकंड से कम में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये टाइम जो आता है ये 0.8 सेकंड आता है। अब मजे की बात यह है कि उसमें से कितना टाइम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में सर्फ होता है और कितना टाइम रिलैक्सेशन में। तो जो सिस्टली है यानी जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो 0.3 सेकंड की है, जबकि जो डायस्टली है जो रिलैक्सेशन है वो 0.5 सेकंड की है। तो अगर आप गौर से देखें तो तकरीबन 2 गुना है, यानी जितना टाइम हार्ट काम कर रहा है उससे 2 गुना टाइम हार्ट जो है वो रिलैक्स कर रहा है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। इसका रीजन ये है कि कॉन्ट्रैक्शन के अंदर तो ब्लड आगे जाता है, ठीक है, लेकिन असल में जो ब्लड कॉन्ट्रैक्शन में आगे जाता है वो ब्लड आता कब है हार्ट के अंदर? वो रिलैक्सेशन के अंदर आता है। तो अगर रिलैक्सेशन प्रॉपर ना हो, रिलैक्सेशन को टाइम ना मिले प्रॉपर, तो हार्ट फिल ही नहीं हो सकेगा। जब वेंट्रिकल प्रॉपर्ली फिल ही नहीं हो सकेंगे तो भले जितनी भी बार कॉन्ट्रैक्ट कर ले या जितना भी देर तक कॉन्ट्रैक्ट कर ले, जब तक ब्लड हार्ट के अंदर होगा ही नहीं, वेंट्रिकल में होगा ही नहीं, तब तक ब्लड आगे पुश नहीं हो सकेगा। दैट इज व्हाई रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी वजह से हमारी लाइफ के अंदर भी रिलैक्सेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो लोग जो सिर्फ काम 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 करते रहते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जब वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो फिर वो किसी काम के नहीं रहते। तो जब हार्ट आपका जो है वो दुगना टाइम ले रहा है रिलैक्स करने में, तो आप भी 6-8 घंटे के बजाय 16 घंटे सोया करें। तो हार्ट की जो बीट्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसे लब डब कहते हैं। जो भी साउंड आ रहा है वो वाल्व के बंद होने की वजह से आता है, वाल्व के खुलने से कोई साउंड नहीं आता। तो पहला साउंड जो आता है लब, वो आपके जो एवी वाल्व्स हैं उनके बंद होने की वजह से आता है। एवी वाल्व जो ट्राइकस्पिड और माइट्रल वाल्व है उनके बंद होने की वजह से आता है, और जो दूसरा साउंड है वो आपके सेमिलुनर वाल्व्स के बंद होने की वजह से आता है। सो दिस इज अ डायग्राम जो कि कार्डियक साइकिल को एक्सप्लेन करती है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोली। अच्छा देखिए इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, एट्रिया जो है वो रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। एट्रिया जब रिलैक्स कर रहे हैं तो ब्लड जो है वो एंटर हो रहा है एट्रिया के अंदर। जब एट्रिया रिलैक्स करेगा तो एट्रिया का वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर एट्रिया का वॉल्यूम पहले इतना था तो एट्रिया का वॉल्यूम इतना हो जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो एट्रिया का प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो जो वेन्स हैं उनमें से ब्लड खुद ब खुद एट्रिया के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो ये ब्लड आ रहा है एट्रियम के अंदर।
ठीक है। और जो भी ब्लड आ रहा है, चूंकि ये दरवाजा खुला हुआ है यहाँ पे, तो एट्रिया से वेंट्रिकल के दरमियान ब्लड जा रहा है, ठीक है। एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड डायरेक्टली जा रहा है। इस पॉइंट के ऊपर जो वेल्व्स खुले हुए हैं वो एवी वेल्व्स हैं, एवी वेल्व्स खुले हुए हैं, और जो सेमिनोइड वेल्व्स हैं, बाहर जाने वाले वेल्व्स जो हैं वो बंद है, ठीक है। तो ये एक फेज है जो कार्डियक साइकिल का है। दूसरे फेज के अगर अंदर हम देखें तो अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल अभी भी रिलैक्स करेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो एट्रिया की दीवार जो है वो छोटी कर दी इन्होंने, ठीक है। एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया। ये एट्रिया क्यों कॉन्ट्रैक्ट करता है? ब्लड तो वैसे भी आ रहा था ना डायरेक्टली एट्रिया से वेंट्रिकल में, लेकिन सारा ब्लड नहीं आ पाता, तो जो बाकी ब्लड रह जाता है, कुछ ब्लड तो डायरेक्टली आ जाता है, लेकिन बाकी ब्लड जो एट्रिया के अंदर है उसको दबा के निकालना पड़ता है। तो एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है और बाकी ब्लड जो है वो वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इस वक्त वेंट्रिकल्स फिल हो रहे हैं। ये दोनों साइड पे मैं सिर्फ एक साइड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इधर भी अगर आप देखें तो एट्रिया फिल हो रहा है और एवी वेल्व खुले हुए हैं और ब्लड एंटर कर रहा है वेंट्रिकल के अंदर, और यहाँ पे ये वाला एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड एंटर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो ये दोनों चेम्बर्स भर गए। अब तीसरा फेज है। अब इसमें ये है कि अभी भी ऊपर वाले वेल्व, एवी वेल्व्स खुले हुए थे और सेमिनोइड वेल्व्स बंद थे। अब क्या होगा, हमारे पास जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगे। तो देखें वेंट्रिकल का जो चेम्बर था पहले बड़े साइज का था, अब ये छोटा हो रहा है। तो वेंट्रिकल के चेम्बर जो है ये वो करना शुरू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड वापस जाने की कोशिश करेगा, और जब ये वापस जाने की कोशिश करेगा तो जो भी एवी वेल्व्स हैं ये बंद हो जाएंगे। जिस वक्त ये एवी वेल्व बंद हो जाएंगे तो उस वक्त फर्स्ट हार्ट साउंड आएगा, जिसे लब कहते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड, ठीक है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड इस वाल्व के और इस वाल्व के दोनों के साथ बंद होने की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड आता है। तो ब्लड के पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है इस डायरेक्शन में जाने का, यानी यहाँ से हार्ट से निकलने का। तो इस वक्त एवी वाल्व बंद हो गए, जिनकी वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो गया, और सेमिनोइड वाल्व ओपन हो गए, और ओपन होने से कोई साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। जब ये ब्लड यहाँ से निकल जाएगा और अब ये रिलैक्स कर रहा होगा, क्या कहते हैं, वेंट्रिकल, अभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, अब जब ये वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, तो जब ये रिलैक्स करेगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो जो ब्लड बाहर गया था ये वापस आने की कोशिश करेगा। जब ये वापस आने की कोशिश करेगा तो ये वाले वेल्व्स, सेमिनोइड वेल्व्स बंद हो जाएंगे। जब सेमिनोइड वेल्व्स बंद हो जाएंगे तो दूसरा हार्ट साउंड आएगा, जिसे आप डब कहते हैं। सो ये लब डब जो है ये हार्ट साउंड, ये हार्ट वेल्व्स के बंद होने की वजह से होता है, ना के खुलने की वजह से। अब ये कुछ हमारे पास खास तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के ऊपर आ रहे हैं। हम अभी तक हम मैकेनिकल इवेंट्स की बात कर रहे थे, अब हम देखेंगे कि इन मैकेनिकल इवेंट्स के लिए मैसेज कहाँ से आता है और कैसे आता है। तो दो हमारे पास खास तरह के एरियाज होते हैं, ये दोनों राइट एट्रियम के अंदर मौजूद होते हैं। एक ऐसे नोड होता है और एक एवी नोड होता है। ऐसे नोड का पूरा नाम साइनो एट्रियल नोड है, इसको पेसमेकर भी कहते हैं, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जो 72 टाइम्स आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो असल में इसलिए कर रहा है क्योंकि इस जगह से 72 टाइम्स मैसेज आ रहा है। अगर इस जगह से 100 टाइम्स मैसेज आना शुरू हो जाएगा तो आपका हार्ट 100 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो हार्ट की स्पीड जो है वो ये डिसाइड करता है। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पेसमेकर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर खास तरह के सेल्स होते हैं। ये पेसमेकर होता कहाँ है? ये ऐसे नोड होता है राइट एट्रियम के अंदर। सो दिस इज द राइट एट्रियम, और इस राइट एट्रियम के अंदर जहाँ पे वीना केवा, सुपीरियर वीना केवा, ये जहाँ पर एंटर होता है ना, इस एरिया में कहीं पे खास तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें आप ऐसे नोड कहते हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रिकल मैसेज जो है वो जनरेट होता है। तो ये वहाँ पे होता है जहाँ पे सुपीरियर वीना केवा एंटर हो रहा होता है राइट एट्रियम के अंदर। बॉडी के अंदर कोई भी काम जब होता है तो उससे पहले कोई इलेक्ट्रिकल मैसेज आता है। तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी जो इलेक्ट्रिकल मैसेज आता है वो आपके साइनोएट्रियल नोड से आता है। और इसकी एक खास फीचर ये होता है कि इसके अंदर ऑटोमेटिसिटी पाई जाती है, यानी हर थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद अल्लाह ने निज़ाम ऐसा रखा है कि हर थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद इसमें से एक इलेक्ट्रिकल मैसेज जनरेट होता है और वो आगे ट्रैवल करता है, जो कि एट्रियम में जाता है और वेंट्रिकल्स में जाता है। और जब ये मैसेज पहुंच जाते हैं तो फिर आपके एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं ऑटोमेटिसिटी, यानी इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसको दिमाग की भी जरूरत नहीं है। दिमाग अलबत्ता जो आपका नर्वस सिस्टम है वो सिर्फ इसका रेट थोड़ा आगे पीछे कर सकता है कि नहीं, जितनी बार ये फायर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे अंदर ये 80 दफा फायर कर रहा है तो मेरा नर्वस सिस्टम ये कंट्रोल कर सकता है कि इसका रेट थोड़ा सा बढ़ा दे और इसका रेट थोड़ा सा कम कर दे। लेकिन मैसेज जनरेट करने के लिए मुझे मेरे नर्वस सिस्टम की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑटोमेटिक। ओके, सो दिस इज एन इमेज जो कि अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। किधर चला गया? हाँ, सो दिस एक्सप्लेन्स
द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, ये हमारे पास राइट एट्रियम है, ये सुपीरियर वीना केवा है, सो दिस इज द साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड जो है इससे मैसेज निकलता है, इससे इलेक्ट्रिकल इंपल्स निकलती है और वो इंपल्स पहले तो जाती है एट्रियम के अंदर, ये दोनों राइट और लेफ्ट एट्रियम के अंदर फैल जाता है ये मैसेज ना, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फैल जाती है और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फैलती है तो ये एट्रिया जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। जो भी मैकेनिकल इवेंट है उससे पहले इलेक्ट्रिकल इवेंट होता है, पहले मैसेज आता है फिर एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो पहले यहाँ से मैसेज निकलेगा तो दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर आएगा। अच्छा, ये मैसेज घूमते घूमते एक और एरिया के अंदर जाता है जो कि राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की दीवार के दरमियान में होता है, ठीक है। दिस इज नोन एज द एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या इसे एवी नोड कहते हैं। ऐसे नोड से जब एवी नोड के पास मैसेज आता है तो ऐसा नहीं है कि फौरन आगे चला जाए, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्टे करता है। वो कितना टाइम होता है, वो 0.1 सेकंड होता है, यानी ये एवी नोड जो है ये मैसेज छुपा लेता है, ये फौरन से आगे नहीं भेजता, ये थोड़ी देर के लिए अपने पास रखता है मैसेज और फिर आगे ट्रांसफर करता है और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। खैर, जब ये मैसेज आगे जाता है तो वो आगे किसके जरिए जाता है, यहाँ से दो बंडल निकल रहे होते हैं जिनको हम बंडल ऑफ हिज कहते हैं। ये दोनों बंडल जो हैं ये आपकी इस दीवार से, ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है इस दीवार के अंदर से होते हुए जाता है। तो एक राइट बंडल होता है जो कि राइट साइड पे मैसेज लेकर आता है और एक लेफ्ट बंडल होता है जो कि लेफ्ट साइड पे मैसेज लेकर आता है और इनसे ये बारीक बारीक फाइबर्स जो निकल रहे हैं ये परकिंजी फाइबर्स कहलाते हैं, ये वेंट्रिकल्स की दीवारों के अंदर फैले हुए होते हैं। तो मैसेज जो है वो साइनो एट्रियल नोड से निकलता है, दोनों एट्रिया में फैलता है, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, फिर वो एवी नोड के पास आता है, एवी नोड थोड़ा सा टाइम इसे अपने पास रखता है और फिर ये आगे बंडल ऑफ हिज को देता है, बंडल ऑफ हिज जाते हैं परकिंजी बंडल ऑफ हिज जाते हैं वेंट्रिकल की दीवारों में और वेंट्रिकल को मैसेज देते हैं और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब सवाल ये है कि ये जो एवी नोड है इसने जो थोड़ी देर के लिए डिले किया है उसकी वजह क्या है, तो उसकी वजह ये होती है कि अगर फौरन से मैसेज एवी नोड आगे पास कर दे तो वेंट्रिकल्स उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे जिस वक्त जो है वो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जबकि एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट करने का मकसद यह है कि जो बचा कुचा ब्लड है वो वेंट्रिकल में आ जाए ताकि वेंट्रिकल्स अच्छे से फिल हो सके। तो जो डिले यहाँ पर आता है एवी नोड के अंदर वो इंपॉर्टेंट होता है हार्ट की फिलिंग के लिए। अगर ये डिले शॉर्ट हो जाए तो हार्ट की फिलिंग प्रॉपर नहीं होगी, वेंट्रिकल की फिलिंग प्रॉपर नहीं होगी और जो ब्लड वेंट्रिकल से बाहर जाएगा वो क्वांटिटी के अंदर कम होगा, ठीक है। तो ऐसे नोड से इंपल्सेस जाती हैं एट्रिया के अंदर, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं और फिर दूसरे रीजन में जाती हैं जिसको आप एवी नोड कहते हैं जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल की दरमियान में मौजूद है। यहाँ पे इंपल्स में डिले आता है 0.1 सेकंड का, वो इंश्योर करता है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे पहले और कंप्लीटली खाली हो जाए और वेंट्रिकल जो है वो प्रॉपर्ली भर जाए, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे। उसके बाद स्पेशलाइज मसल फाइबर, उसके बाद स्पेशलाइज फाइबर्स जिन्हें हम बंडल ऑफ हिज कहते हैं जो कि वेंट्रिकल के सेप्टम में होते हैं एंड देन ये जाता है पर्किंजी फाइबर्स में। तो दिस इज नोन एज द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, इस तरह से मैसेज जो है वो ट्रांसफर होता है। अच्छा, अब इस कंडक्शन सिस्टम को पढ़ने का, इस इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को पढ़ने का जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या जैसे हम ईसीजी का नाम देते हैं। सो ईसीजी के अंदर हम बेसिकली ये देख रहे होते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल मैसेज ऐसे नोड से निकल रहा है फिर एवी नोड में आ रहा है फिर वेंट्रिकल्स में जा रहा है, उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। तो किसी भी चीज की एबनॉर्मेलिटी को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ये पता करना होता है कि वो नॉर्मली कैसा दिखता है। तो हमारे पास ईसीजी जो होती है, नॉर्मल ईसीजी, उसकी कुछ वेव्स होती हैं। अच्छा देखिए, ये जो लाइन है, अगर इस लाइन से ऊपर की तरफ कोई वेव बन रही है तो उसे हम पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कहते हैं और इससे नीचे की तरफ कोई वेव बन रही है तो उसे हम नेगेटिव डिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो पी वेव है ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, ये जो आर वेव है ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, ये जो टी वेव है ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है और ये जो क्यू वेव है और ये जो एस वेव है ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो पहली जो वेव है हमारे पास वो पी वेव है। पी वेव जो है ये असल में एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है, ठीक है। पी वेव जो बनती है ये असल में मैसेज जाता है एट्रिया के पास और पी वेव के फौरन बाद जो है वो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपके। बिल्कुल इसी तरह जो क्यू आर एस है, इस तीनों को मिलाकर हम कहते हैं क्यू आर एस। ये क्यू आर एस जो है ये वेंट्रिकुलर मैं बता रहा था कॉन्ट्रैक्शन, ये पी वेव जो है ये एट्रियल डिपोलराइजेशन को शो करती है। डिपोलराइजेशन वो मैसेज होता है जो कि जाता है एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम नर्व इम्पल्स का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि जब मैसेज डिलीवर होता है तो उसे हम एक्शन पोटेंशियल या फिर उसके दो पार्ट्स होते हैं, डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। तो ये जो पी वेव है ये रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डिपोलराइजेशन को, यानी एट्रिया को मैसेज मिला है
और जब एट्रिया को मैसेज मिल जाता है तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। बिल्कुल इसी तरह जो क्यूआरएस है वो शो करता है कि वेंट्रिकल्स को मैसेज मिला है, ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को शो करता है और इसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जबकि जो टी वेव है ये रीपोलराइजेशन को शो करती है, यानी अब रिलैक्सेशन होगी तो टी वेव के बाद जो है वो वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं। तो ये बेसिक ओवरव्यू है ईसीजी की वेव्स का। तो जो भी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल चेंजेस आते हैं वो एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। एक्शन पोटेंशियल जो है वो असल में नर्व जो है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है उसके ट्रांसफर होने को कहते हैं। तो उसके अंदर ये होता है कि एक मैसेज जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का आता है जिसको आप डिपोलराइजेशन कहते हैं और एक मैसेज रिलैक्सेशन का आता है जिसको आप रीपोलराइजेशन कहते हैं। असल में जो हमारी कोई भी मेम्ब्रेन होती है, कोई भी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसके अंदर जैसे सेल की मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो है वो अनइक्वल होते हैं। तो होता ये है कि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो बाहर की तरफ से पॉजिटिवली चार्ज होती है और जो अंदर की तरफ से मेम्ब्रेन है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। तो जब भी इलेक्ट्रिकल मैसेज आता है तो ये चार्जेस रिवर्स हो जाता है। जब ये चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे तो अब अंदर की तरफ से पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर की तरफ से नेगेटिव हो जाएगा। ये पोल्स चेंज होने को हम कहते हैं डिपोलराइजेशन, ठीक है। तो दिस इज डिपोलराइजेशन, दिस इज डिपोलराइजेशन, ठीक है। ये मैसेज देता है किसी भी काम के लिए और जब मैसेज पहुंच जाता है तो ये वापस अपनी असली हालत में आ जाता है। दिस इज नोन एज डिपोलराइजेशन, ठीक है। तो ये डिपोलराइजेशन होती है। तो एट्रिया की डिपोलराइजेशन जो है यानी एट्रिया को मैसेज मिल गया कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो पी वेव से शो होता है। तो पी वेव जो आपको नजर आएगी इसका मतलब हमने एट्रिया को मैसेज दे दिया डिपोलराइजेशन का, और जैसे ही मैसेज मिलता है इलेक्ट्रिकली उसके बाद एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो पी वेव के फौरन के बाद जो है वो यहाँ पे कहीं पे एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी, ठीक है। सो एट्रियल डिपोलराइजेशन कॉज्ड बाय द पी वेव, ये आपके एट्रिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जो है वो पंप होके आएगा किसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, जिस वक्त एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल्स की हालत क्या होगी, वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स कर रहे होंगे, वेंट्रिकल्स डायस्टली में होंगे। और उसकी इंपॉर्टेंट वजह यही है कि जिस वक्त एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस वक्त ब्लड ने वेंट्रिकल के अंदर आना है, वेंट्रिकल्स ने फिल होना है, तो वेंट्रिकल्स उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते बल्कि वेंट्रिकल्स डायस्टली के अंदर होता है। उसके बाद आता है पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल क्या है, पी वेव के स्टार्ट से लेकर आर वेव बनने तक ये कहलाता है पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल जो है ये असल में डिक्टेट करता है, क्योंकि देखें मैंने बताया था कि पी वेव जो है ये असल में एट्रिया को मैसेज मिला है, जबकि ये जो क्यूआरएस कहलाता है ये असल में वेंट्रिकल्स को मैसेज मिला है। तो इसका मतलब ये है कि मैसेज जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक पहुंचा है। तो असल में ये जो पी आर इंटरवल है यानी पी वेव के स्टार्ट से लेकर आर वेव के स्टार्ट तक, ये वाला जो टाइम है ये इंडिकेट करता है कि कितनी देर लगी मैसेज पहुंचने में, एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक मैसेज पहुंचने में, या ऐसे नोड से वेंट्रिकल्स तक मैसेज पहुंचने में कितनी देर लगी, ठीक है। ये नॉर्मली इंडिकेट करता है इसको। तो ये बिगिनिंग ऑफ द पी वेव से क्यूआरएस के टाइम तक होता है और ये बताता है कि कितना टाइम लगा ऐसे नोड की डिपोलराइजेशन को वेंट्रिकल्स तक पहुंचने में। उसके बाद ये क्यूआरएस होता है, क्यूआरएस में क्यू वेव नेगेटिव होती है, फिर आर वेव पॉजिटिव होती है, ये आर वेव है ऊपर जो भी है, और ये छोटी सी एस वेव है। तो छोटी सी क्यू वेव है, छोटी सी एस वेव है, और ये आपकी आर वेव है। तो ये क्यूआरएस जो है ये असल में शो करता है कि वेंट्रिकल्स को मैसेज मिल गया, तो ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को शो करता है, ठीक है। और जब वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होगी इसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक शॉर्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है या नेगेटिव डिफ्लेक्शन कह लें, जिसे आप क्यू कह रहे हैं। उसके बाद एक अपवर्ड स्पाइक है जो कि आपका आर है, और उसके बाद एक डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन दोबारा है जो कि एस है। क्यूआरएस जो है वो इंडिकेट करता है वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन को, और वेंट्रिकल्स जो है जिस वक्त वेंट्रिकल को मैसेज मिलेगा उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस वक्त एट्रिया क्या करेंगे, एट्रिया रिलैक्स करेंगे ताकि एट्रिया भर सके। उसके बाद आता है आपका एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट जो होता है, चूंकि मैंने बताया था कि जो टी वेव है ये शो करेगी वेंट्रिकल की रिपोलराइजेशन को, यानी ये मैसेज दे रहा है वेंट्रिकल को रिलैक्स होने के लिए। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है इस दौरान आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज एसटी सेगमेंट। तो ये एसटी सेगमेंट वो सेगमेंट है कि जिसके दौरान
वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और जब वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाती है तो वेंट्रिकल के पास मैसेज जाता है किसका, रिपोलराइज होने का यानी रिलैक्स होने का, तो वो टी वेव से शो होता है, और टी वेव के बाद ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स हो रहे होते हैं। ठीक है, बेसिक ओवरव्यू समझ आ गया, तो अब हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट डायग्राम, इसके अंदर हमारे पास एट्रियल डिपोलराइजेशन को शो किया है, एट्रिया को मैसेज मिला, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं और ब्लड जो है वो मूव करके आता है किसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेज के अंदर एट्रियल डिपोलराइजेशन कंप्लीट हो गई, एट्रिया कंप्लीटली डिपोलराइज हो गए, और डिपोलराइजेशन के बाद एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये जो येलो कलर से, ये जो ऑरेंज कलर से शो हुआ है, ये दिखा रहा है कि मैसेज जो है वो कहाँ पहुंच रहा है। तो ऐसे नोड से एट्रिया के अंदर मैसेज जाना शुरू हुआ, लेकिन कंप्लीटली एट्रिया में मैसेज नहीं गया था, आधा एट्रिया अभी डिपोलराइज हुआ था, और इस पॉइंट के ऊपर पूरा एट्रिया डिपोलराइज हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। जो ऐसे नोड था, ऐसे नोड से मैसेज आया एवी नोड के पास, और एवी नोड से ये जो बंडल ऑफ हिस जा रहे हैं इनके पास मैसेज गया, और अब ये वेंट्रिकल्स में जाना शुरू हो गया। तो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई और क्यूआरएस बनना शुरू हो गया। तो इसके अंदर अगर हम देखें, तो जो मैसेज यहाँ से बंडल ऑफ हिस से जाना शुरू हुआ था, अब वो पूरे वेंट्रिकल के अंदर फैल रहा है। ठीक है, सो ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हो रही है। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के बाद अब रिपोलराइजेशन शुरू हो रही है। तो देखें, डिपोलराइजेशन यहाँ से स्टार्ट हुई थी, डिपोलराइजेशन यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यूं फैली थी, जबकि जो रिपोलराइजेशन होती है दोबारा से पोल्स जो चेंज होना शुरू होते हैं, जो आयंस दोबारा से अपनी जगह पे आना शुरू होते हैं, वो नीचे से स्टार्ट होता है, वो एपेक्स से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से ये रिपोलराइजेशन शुरू हो रही है, जो कि इन्होंने डिफरेंट कलर से दिखाया है। तो इसमें येलो कलर जो है वो डिपोलराइजेशन को इंडिकेट कर रहा है, जबकि ऑरेंज कलर जो है वो रिपोलराइजेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो रिपोलराइजेशन होगी, ठीक है, पोल्स दोबारा से चेंज हो जाएंगे, जो आयंस अपनी अपनी जगह वापस आ जाएंगे, तो उसके बाद वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स कर जाएगा। सो दिस इज ईसीजी। अब ईसीजी के अंदर डिफरेंट तरह की एबनॉर्मैलिटीज आ सकती है। ईसीजी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि कंडक्शन सिस्टम को बताता है, और इससे हम मल्टीपल चीजें डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे ये जो पी वेव है, इसके अंदर चेंजेस अगर आते हैं तो इससे हमें पता लगता है कि एट्रिया के लेवल के ऊपर कोई मसला हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट तरह की कंडीशन में पी वेव का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, या पी वेव की जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो जाती है, तो उससे हमें पता लगता है कि एट्रिया के अंदर कुछ इशू आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह ये जो क्यू वेव्स हैं, अगर ये क्यू वेव्स लीड्स के अंदर आती हैं तो इससे हमें पता लगता है कि हो सकता है पेशेंट को प्रीवियसली कोई हार्ट अटैक रह चुका हो। ठीक है, हार्ट अटैक के बाद जो है वो कुछ लीड्स के अंदर हमारे पास क्यू वेव्स आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से ये आर वेव है या एस वेव है, इनसे हमें पता लगता है कि कहीं पर ब्लॉक तो नहीं है। जो ये कंडक्शन सिस्टम है, जो बंडल ब्रांचेस है, राइट बंडल लेफ्ट बंडल, उसके अंदर कहीं पर ब्लॉक तो नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ये जो हमने पढ़ा था पीआर इंटरवल, ये जो पीआर इंटरवल है, अगर इसका साइज बढ़ रहा है, नॉर्मल इसका एक साइज होता है, इसकी एक लेंथ होती है, अगर इसका साइज बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एट्रिया से वेंट्रिकल तक मैसेज पहुंचने में ज्यादा वक्त लग रहा है। तो ज्यादा वक्त लगने का मतलब ये हो सकता है कि कहीं पर ब्लॉकेज आ रही है। ठीक है, इस मैसेज ये जिस तरीके से मैसेज पहुंचता है उस रास्ते में कहीं पर ब्लॉकेज आती है, तो उसकी वजह से इसका साइज जो है वो बढ़ने लगता है। बिल्कुल इसी तरह ये जो एस टी सेगमेंट है, एस से लेकर टी तक का जो सेगमेंट है, ठीक है, इसके अंदर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जो हमारा हार्ट अटैक होता है या जो दिल में दर्द उठता है, तो उसकी वजह से इस एस टी सेगमेंट के अंदर डिप्रेशंस भी आते हैं, यानी ये अगर इस लेवल के ऊपर होना चाहिए तो ये नीचे हो जाता है, और इसमें एलिवेशन भी आती है, यानी इस लेवल के ऊपर होना चाहिए तो ये उठ भी जाता है। तो इससे हमें पता लगता है कि कहीं पे कोई अटैक तो नहीं हुआ। और टी वेव जो है ये भी कुछ कंडीशन में इन्वर्ट हो जाती है, जैसे अगर इस्कीमिया हो रहा है, यानी ब्लड सप्लाई जो है वो हार्ट तक नहीं पहुंच रही, तो टी वेव बजाय पॉजिटिव डिफ्लेक्शन के टी वेव नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करने लगती है। बिल्कुल इसी तरह अगर पोटेशियम जो है वो बहुत ज्यादा है पेशेंट में, तो ये टी वेव इस तरह की बनेगी, बहुत ज्यादा टॉल टी वेव बनेगी। तो इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मैलिटीज को भी आप डायग्नोस कर सकते हैं, और जो हार्ट की डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आप डायग्नोस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईसीजी। सो दिस इज एन ईसीजी जो कि हम करवाते हैं, इसको हम 12 लीड ईसीजी कहते हैं। इसके अंदर 12 लीड्स होते हैं, अगर आप इनको देखें। अच्छा, सब में वही वेव्स होंगी, पी वेव होगी, क्यूआरएस होगी, टी वेव होगी, और कुछ सेगमेंट्स होंगे, कुछ इंटरवल होंगे। तो फिलहाल बताने का मकसद ये है कि नॉर्मल जो 12 लीड ईसीजी, 12 लीड वाली ईसीजी है वो इस तरह की नजर आती है। और अब इसके अंदर देखें लीड्स 1 2 3 है, उसके बाद ये 3 लीड्स हैं, एवीआर, एवीएल, एवीएफ, और देन चेस्ट लीड्स होती हैं जो कि V1 से लेकर V6 तक होती हैं।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लीड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी, इस तरह की 12 लीड्स होती हैं। इन डिफरेंट लीड्स के ऊपर हम असल में ये जो डिफरेंट लीड्स हैं ये हार्ट को डिफरेंट जगह से देख रही होती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस लीड में 2 में 3 में और AVF में चेंज मिल रहा है, मैंने आपको बताया था कि अगर हार्ट अटैक हो रहा होगा तो ये जो ST सेगमेंट होता है ये उड़ जाता है। तो अगर मुझे इसमें और इसमें मिल रहा है तो मुझे पता होगा कि हार्ट के कौन से हिस्से के अंदर जो है ना वो अटैक हुआ है, हार्ट के कौन से हिस्से को सप्लाई नहीं मिल रही, क्योंकि ये जो 3 लीड्स हैं ये शो करती हैं मुझे हार्ट का इंफीरियर पार्ट, हार्ट का नीचे वाला जो हिस्सा है जो बिल्कुल डायफ्राम के साथ लगा हुआ होता है उसको शो करती है। तो अगर इन लीड्स के अंदर चेंज आ रहा है तो मुझे पता लग जाता है कि हार्ट के इस हिस्से को जो है ना वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही। तो डिफरेंट लीड जो है वो डिफरेंट हार्ट के एरियाज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं और इनसे हमें आइडिया होता है कि हार्ट के कौन से हिस्से के अंदर इशू है।